विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही विद्यार्थियों, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आप अपने हाथ 20 सेकंड से तक बार बार धोएं और जब भी बाहर जाएं आप अपने चेहरे पर मास्क का उपयोग जरूर करें ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। आज हम विधि शास्त्र के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या पूर्व निर्णय, जिसे दो शब्दों से मिलकर बना है पूर्व निर्णय। पूर्व और निर्णय एक ऐसे जजमेंट जो पहले डिसाइडेड हो चुके हैं, न्यायालय द्वारा उन्हें डिसाइडेड करने में सिद्धांत निहित किया गया है और वो जो जजमेंट या न्यायिक पूर्व निर्णयों को हमारे यहाँ विधि के सर्वोच्चतम स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात जब भी विधि बनाई जाती है तो इन सिद्धांतों को ध्यान में जरूर रखा जाता है। ये एक ऐसे प्रतिमान है, एक ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें भावी आचरण के रूप में तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य ने बहुत अच्छी डेफिनेशन इन निर्णयों के इस सिद्धांत के बारे में दी है। सामान्य ने कहा है कि न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय, ऐसे सिद्धांत जिसे क्या है, जिसके अंदर कोई एक डॉक्ट्रिन है, जिसके अंदर कोई प्रिंसिपल निहित है और जिसे भावी आचरण के रूप में उपयोग में किया जाना है। हालांकि कीटन, ग्रे और बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन एक ऐसे सिद्धांत हैं जिसके ऐसे सिद्धांत एक ऐसा थॉट है जिसके अंदर कोई एक ऐसी चीज निहित है जो कि बड़ी काम की है लॉ के क्षेत्र में, और ये जजमेंट जो है वो ऐसे पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा ही दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय जिन्हें हम विधि शास्त्र में जुडिशियल प्रेसिडेंट के तौर पर जानते हैं। ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, पूर्व निर्णयों को विधि शास्त्र में इसलिए रखा गया है, इसको विधि द्वारा इसलिए मान्यता प्रदान की गई है क्योंकि ये सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें कानूनी दायित्वों में हमें सहायता मिलती है। जब कभी भी कानूनी कोई लायबिलिटी या जिम्मेदारी तय करनी होती है तो इनकी सहायता से, इनकी मदद से हम उस जिम्मेदारी को विधि पूर्वक निर्वहित कर सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये न्यायालय द्वारा पहले ही डिसाइडेड हो चुके होते हैं तो इनका प्रक्रिया जो होती है हमारी जल्द प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत आसानी से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत आसानी से ये पूर्ण भी हो जाते हैं। हमारे एक सिद्धांत है, न्याय से देरी न्याय से इनकार माना जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट के माध्यम से हम त्वरित न्याय उपचार कर पक्षकारों को राहत पहुंचा सकते हैं। ये भी हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल या फायदेमंद होता है। साथ ही ये जो जजमेंट होते हैं, ये जो निर्णय होते हैं, चूंकि ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए होते हैं, चूंकि तर्क संगत होते हैं, इनके अंदर युक्तियुक्तता होती है, इसलिए हम इन्हें मानने के लिए थोड़े से बाध्य होते हैं। और हालांकि कुछ विधि शास्त्री इसकी आलोचना करते हैं कि जिस तरीके से पुरानी शराब लंबे समय तक यदि रहे तो खराब हो जाती है, इसी प्रकार से पूर्व निर्णय लंबे समय तक अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो इनका कुछ नुकसान भी होना स्वाभाविक है। लेकिन और साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती है, एक जैसे निर्णय को मानना थोड़ा अजीब महसूस होता है। दूसरी बात यह है कि देशकाल और वातावरण चेंज होता जा रहा है। जब ये जजमेंट दिए गए थे उस समय का जो देशकाल वातावरण क्या था और अभी फिलहाल देशकाल वातावरण क्या है, उस पर भी बड़ी अलग अलग थॉट, अलग अलग सिद्धांत हैं। समय के साथ साथ सामाजिक भिन्नताएं भी हमारे बीच में आ जाती है। जब जजमेंट दिया गया था उस समय हमारे सामाजिक स्थिति परिस्थिति क्या थी और आज की सामाजिक और परिस्थिति क्या है, दोनों में अंतर आ जाता है। इसीलिए जो आलोचना करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अक्सर इसके बारे में बोलते हैं। लेकिन ब्लैकस्टोन ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बताया है, उसने उनको तराजू संतुलन के सिद्धांत के तौर पर मान्यता प्रदान करी है। उसका कहना है कि जिस तरीके से तराजू बैलेंस होने पर सब लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं, इसी प्रकार से जुडिशियल प्रेसिडेंट चूंकि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय होते हैं, उनके अंदर कुछ प्रतिमान निहित होते हैं, उनके अंदर कुछ सिद्धांत निहित होते हैं और उन प्रतिमानों और सिद्धांतों को भावी आचरण में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंट इसकी हमारी मदद करता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की विशेषता होती है, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राधिकारिक, मतलब कैसे जजमेंट
जिन्हें मानना आवश्यक होता है, और दूसरे प्रकार के होते हैं अनुनयी, या जिनका अनुसरण आपको करना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें माने या ना माने। मतलब ये आपके ऊपर, प्राधिकारिक की विशेषता ये रहती है कि इनको मानना आपको अति आवश्यक है, इनके बिना आप आगे बढ़ सकते नहीं है। किस प्रकार, जिस प्रकार से पूर्वतन काल में जब हम भारत में हम आज़ाद नहीं थे, तो प्रिवी काउंसिल के निर्णय हमारे यहाँ के संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट को मानना जरूरी था। लेकिन बाद में देश आज़ाद हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंटों को लोअर कोर्ट को या उच्च न्यायालय को और अन्य न्यायालयों को मानना जरूरी है। क्योंकि अब जब हम संविधान की तरफ बढ़ते हैं तो संविधान के आर्टिकल 141 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जितने भी निम्न न्यायालय उन पर बाध्यकारी होंगे, अर्थात उनको मानना निचले वाले न्यायालय को जरूरी होगा, आवश्यक होगा। साथ ही आर्टिकल 124 बोलता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, रिकॉर्डेड कोर्ट होगी, और उसकी जो जजमेंट होंगे, उसके जो निर्णय होंगे वो अन्य न्यायालय को भी बाध्य करेंगे। हमारे यहाँ और भी एग्जाम्पल मिलते हैं। आईपीसी में एक सेक्शन आया है, सेक्शन 75, जिसके अंदर बोला गया है कि अध्याय 12 और अध्याय 17 अर्थात संपत्ति और सिक्कों के संबंध में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो यदि एक बार अपराध करके उसे सजा हो जाती है, तो दोबारा उसे आजीवन कारावास से लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट से पनिशमेंट किया जाएगा। अर्थात हमें एग्जाम्पल इधर भी मिलते हैं। इसीलिए प्राधिकारिक की विशेषता ये है कि ये इंग्लैंड से चूंकि लिया गया है, इंग्लैंड की कोर्ट के जो फेडरल कोर्ट है वहाँ जो सबसे बड़ी कोर्ट से संघीय, वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसके जजमेंट निचले वाले न्यायालय को बाध्य करते हैं कि उन्हें वो मानना अनिवार्य। इसी तरीके से हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा मानने के लिए बाध्य, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय नीचे के जो निम्न न्यायालय हैं उन न्यायालयों को मानना जरूरी है, आवश्यक है। इसी प्रकार से अनुनय की विशेषता होती है कि आप इनका अनुसरण कर सकते हैं, इन्हें आप मान सकते हैं, और ये आपको अनुसरण करना न्यायालय के नीचे वाले लोअर कोर्ट के विवेक में निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इनको मान लो, लेकिन कुछ लोग जो है वो सशर्त भी हो सकते हैं, कंडीशन हो सकते हैं, आप मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, जरूरी नहीं कि आप इन्हें माने, अति आवश्यक नहीं है। पूर्व निर्णय के जो सिद्धांत है वो 2 टाइप्स के, 2 सिद्धांत हैं। एक होता है निर्णय अनुसरण का सिद्धांत, जिसे हम रेशियो डिसेंट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इसके सिद्धांत होता है वो होता है इतरोक्ति, जिसे हम ऑप्टन डिक्टा के नाम से भी जानते हैं। रेशियो डिसेंट की विशेषता या निर्णय अनुसरण के सिद्धांत की विशेषता ये है कि ये ऐसे सिद्धांत होते हैं जो थॉट पे आधारित होते हैं, अर्थात इनका अनुसरण किया जाना अति आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर एक थॉट दे दिया गया है, इनके अंदर एक सिद्धांत निहित कर दिया गया है जिसे आपको मानना अति आवश्यक होगा। ये इसका इंग्रेडिएंट होता है, जिसके अंदर सिद्धांत होता है, और सिद्धांत के आधार पर आपको उसको निर्णय को अनुसरण करना चाहिए। लेकिन निर्णय अनुसरण के सिद्धांत के अंदर 2 बातें बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो हैं, इसके अंदर एक सिद्धांत निहित होता है इसके अंदर, और ऐसे जो इसको जो बदलना है वो आपको बदलना नहीं है, एक्सेप्टेंस आपको करना है। दूसरी प्रकार की इंपॉर्टेंट बात है वो है इतरोक्ति। इसके अंदर न्यायालय जब अपना जजमेंट करते हैं तो अपनी सृजनशीलता या अपने विवेक के आधार पर कुछ और तर्क संगत बातें भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो निर्णय से सुसंगत हो, लेकिन फिर भी न्यायालय उसके अंदर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जो निचले वाले न्यायालय को उसको मानना आवश्यक नहीं होता है। उन्हें इतरोक्ति के नाम पे हम जानते हैं। पूर्व निर्णय की जब हम की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्णय अनुसरण के सिद्धांत के अंतर्गत 2 बातें होती है कि निर्णय अनुसरण के सिद्धांत की जो थॉट है हम मानने के लिए तभी बाध्य होते हैं जब इसके अंदर 2 बातें होना आवश्यक है। पहली बात इसके अंदर है कि न्यायालय का एक चेन सिस्टम आपके पास होना चाहिए, कि एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला होनी चाहिए। और भारत राज्य सत्र में निर्णय अनुसरण के सिद्धांत को मान्यता इसलिए प्रदान की गई क्योंकि भारत में एक श्रेणीबद्ध न्यायालयों की संख्या इसके अंदर मौजूद है। उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारी यहाँ बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद नीचे मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी दिए गए हैं। तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के ऊपर जो है वो जिला कोर्ट के ऊपर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार से एक श्रेणीबद्ध न्यायालयों की श्रृंखला, एक चेन सिस्टम हमारे पास मौजूद है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि ये जो जजमेंट न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं इनके पब्लिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम 1774 में जो है वो पहली बार न्यायालय की रिपोर्टिंग की व्यवस्था चालू की गई, जिसे कंस्टिट्यूशन में आज दिनांक तक वो प्रचलन में है। इंडिया लॉ रिपोर्ट के माध्यम से फेडरल कोड्स ऑफ रिपोर्ट, AIR
आपका फेडरल कोर्ट जनरल ऑफ प्राइवेट लॉ, उसके बारे में मनीषा, विधि साहित्य समाचार, क्रिमिनल लॉ, निर्णय जजमेंट, निर्णय पत्रिका, ऐसे दुनिया भर की छोटी छोटी पब्लिकेशन की बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यायालय द्वारा अथेंटिक और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से भी जो है वो हमारे सामने पब्लिकेशन की व्यवस्था है। तो दो सिद्धांत हैं। निर्णय अनुसरण के सिद्धांत में आपके पास एक श्रेणीबद्ध न्यायालय की श्रृंखला होना है, वो हमारे पास मौजूद है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो है कि इसके अंदर जो है वो आपके पास पब्लिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारत राज्य क्षेत्र में पब्लिकेशन की व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई गई है। अब हमारे यहाँ जो सबसे बेसिक बात आती है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के बारे में, वो आती है कि क्या न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। ये एक बड़ा बार बात उठाई जाती है। तो इसके संबंध में सामान्य दो प्रकार के सिद्धांत बताए हैं कि जो न्यायाधीश विधि का निर्माण जो है वो करते हैं। इसके बारे में दो सिद्धांत उन्होंने दिया है। डिक्लेरेशन सिद्धांत थ्योरी, डिक्लेरेशन थ्योरी बात करती है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते हैं, वो सिर्फ विधि की उद्घोषणा करते हैं। ये सिद्धांत इंग्लैंड में भी प्रचलन में है कि क्या न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। तो न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट या संसद नहीं है, या वो विधायन या विधि की एक सुसंगत स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से विधि का निर्माण नहीं करते हैं। इसीलिए जो उद्घोषणात्मक सिद्धांत बात करता है, डिक्लेरेशन थ्योरी बोलती है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था नहीं है। लेकिन हाँ, वो विधि के बारे में उद्घोषणाएं कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बार न्यायाधीश हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं कर सकते लेकिन वो विधि की घोषणा जरूर कर सकते हैं। और भारत राज्य क्षेत्र में कई प्रकार की विधि की घोषणाओं के माध्यम से जो है वो थॉट के सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनके आधार पर कई निर्णय हमारे यहाँ हुए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे अपकृत्य विधि में जो रायलेन एंड ब्लाम फ्लेचर का सिद्धांत है, कठोर दायित्व का सिद्धांत है, वो कई किताबों में नहीं है, वो सिर्फ न्यायालय द्वारा उद्घोषित किया गया है, इसलिए उसे मान्यता भारत में भी प्रदान की गई है। हालांकि भारत ने अपने कुछ अलग सिद्धांत भी प्रदान किए हैं। दूसरा सिद्धांत होता है वो होता है क्रिएटिव थ्योरी, ये सृजनात्मक सिद्धांत है। इसके जो समर्थक हैं वो कीटन हैं, ग्रे हैं, ऐसे विधि शास्त्री। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीश डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, न्यायाधीश क्रिएटिव मतलब उनको निर्माण कर देते हैं, क्रिएशन कर देते हैं, सृजन कर सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में इस सिद्धांत को थोड़ी सी मान्यता इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसी चीजें क्रिएटिव थ्योरी के थ्रू किया गया। जैसे मेनका गांधी के सिद्धांत में मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का सिद्धांत है। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में जो है रिजर्वेशन के बारे में एक पूरक सिद्धांत बनाया गया है, विधि बनाई गई है। ऐसे कुछ चीजें इसके अंदर ली गई। इसके टू टाइप्स के हैं, ये डिक्लेरेशन थ्योरी है और एक होती है वो क्रिएटिव थ्योरी है। जहाँ तक जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात करता हूँ विद्यार्थियों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है निर्णय जजमेंट होते हैं और न्यायालय जब कभी भी विधि का निर्माण करते हैं तो ये जो सिद्धांत हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे जो भविष्य के निर्णय जजमेंट होते हैं उन्हें लागू करने में आसानी होती है। चैप्टर को मैंने आपको बता दिया है। यदि आपके संबंध में आपके इस चैप्टर के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपका जो है वो आंसर दे सकूं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।